नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि हर बीतते दिन के साथ हम खुद भी इतिहास ही होते जाते हैं, लेकिन इतिहास का लफ्ज़ जहन में आने पर हम सिर्फ उस वक्त को याद करते हैं जो सदियों पहले बीत चुका हो। कहते हैं कि अगर आने वाले बेहतर वक्त की नींव डालनी हो तो बीत चुके वक्त की गलतियों से सबक लेकर मौजूदा वक्त को बेहतर बनाना ज़रूरी होता है। लेकिन हम सब कुछ करते हैं सिवाय इस एक काम को करने के। इसीलिए हमारा इतिहास भी अपने आप को दोहराता है, लेकिन सोने की चिड़िया बनकर नहीं, बल्कि गुलामी की बेड़ियां बनकर। और यकीन कीजिए, इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि ये गुलामी की बेड़ियां किसी विदेशी दास्ता की हैं या खुद हमारे मानसिक दिवालियेपन की। जकड़े हुए हम कल भी थे, जकड़े हुए हम आज भी हैं। कल हमारे लिए हदें दूसरों ने तय की हुई थी, आज हमने खुद दूसरों को इस तकलीफ से भी आज़ाद करके अपने लिए हदें, अपने लिए दायरे खुद ही बना लिए हैं। और दिन ब दिन के हालात देखकर तो यही लगता है कि हाल फिलहाल इससे बाहर आने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है। शायद आप सोच रहे होंगे कि आज ये हम क्या बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये बातें हम यूं कर रहे हैं कि हमें आज अपने कल यानी कि इतिहास से जुड़ा कुछ याद आ रहा है। हमें याद आ रहा है भारत की स्वतंत्रता का शुरुआती बिगुल बजाने वाला एक महान सेनानी, अपने वक्त में एकता की एक जीती जागती मिसाल और एक सबक कि मिलजुल कर रहने पर क्या हो सकता है और साथ न रहने पर क्या से क्या हो जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी याद कर रहे हैं कि चोट हमेशा से उस हिस्से पर की जाती है जो सबसे ज़्यादा मजबूत हो, जिसे तोड़ना आसान ना हो, जैसे कि हमारी एकता। खैर, तो बात हो रही है मंगल पांडे की। 1857 की क्रांति का वो चमकता सूरज, जिसकी चमक ने तब विदेशियों की उस नज़र को अंधा कर दिया था जो वे हिंदुस्तान पर लगाए बैठे थे। 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे मंगल पांडे 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर सैनिक शामिल हुए थे। वे कलकत्ता की बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही नंबर 1446 थे। शुरू में उनमें एक सैनिक के रूप में काम करने का आकर्षण था, जो कि अंग्रेजी सेना में शामिल होने की वजह बना। लेकिन जल्दी ही अंग्रेज़ों की नीतियों के चलते उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने आज़ादी का बिगुल फूंक दिया। और उसके बाद तो उन्होंने जो जो किया और उनके साथ साथ जो जो हुआ, इससे आप सभी वाकिफ़ ही हैं। उनसे जुड़े ये वे किस्से हैं जो हर पीढ़ी को अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाने चाहिए। अंग्रेजी सेना में समाज के हर वर्ग, धर्म, जाति के लोग थे। ये भारतीय समाज का वो रूप है जो सबसे बड़ा सच है। इस देश में इतनी सारी जातियां, धर्म, मत, संप्रदाय, आस्थाएं, मान्यताएं और विश्वास से जुड़े हुए लोग रहते हैं। उनके बीच के आपसी मतभेद भी युगों पुराना सच हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सच है कि इन्हीं तमाम मतभेदों के बावजूद वे सभी एक ही देश की ज़मीन पर रहते आए हैं। देश के भीतर उनकी पहचान भले ही चाहे जो हो, लेकिन हर विदेशी के लिए वे सिर्फ भारतीय होते हैं। अंग्रेज़ों के लिए भी यही सच सबसे बड़ी चुनौती था, जिसे तोड़ना उन्हें 1857 के विद्रोह के बाद सबसे ज़रूरी लगा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी बातें आप सब जानते ही हैं और ये भी जानते ही होंगे कि उस संग्राम में हिंदू और मुसलमान दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर हर तबके के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि ये लड़ाई घर की नहीं थी, बल्कि अपने घर पर आंख लगाए बैठे बाहरी से निपटने की थी। यहाँ तक कि 1857 के क्रांतिकारियों ने अपने नेतृत्व का जिम्मा भी आखिरी मुगल बादशाह मिर्ज़ा अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र को सौंपा, जिन्हें हम केवल बहादुर शाह ज़फ़र के रूप में ज़्यादा याद करते हैं। 82 साल का वो बुज़ुर्ग बादशाह अपनी बादशाही शान तो गंवा चुका था,
लेकिन आन बान अभी बाकी थी। इसीलिए उसने उन ढलते कंधों पर भी नेतृत्व का ये बोझ संभाल लिया, जो कि खुद अपनी ही उम्र का बोझ भी संभालने लायक नहीं रह गए थे। हालांकि ये विद्रोह कुचल दिया गया था। पहले मंगल पांडे और फिर बहादुर शाह जफर को मिटा दिया गया। लेकिन यहीं से अंग्रेजों को इस चुनौती से निपटना जरूरी लगा कि अगर इतनी सारी जाति, धर्म, संप्रदाय वगैरह के बावजूद ये हिंदुस्तानी एक साथ मिलजुल कर रहेंगे तो इन्हें कोई भी काबू में नहीं ला सकता, इन पर कभी शासन नहीं किया जा सकता और कभी इनसे मनमाना काम नहीं कराया जा सकेगा। इसीलिए उन्होंने फिर वो नीति अपनाई जो हम सब अपनी स्कूल की किताबों से लेकर आज तक पढ़ते और देखते आ रहे हैं। एक ऐसी नीति जिसे दूसरों पर शासन करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, अपनी ताकत बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो, शासन करो। ये एक ऐसा सटीक हथकंडा है जो मानवीय दुर्बलताओं पर आधारित है कि ये इंसान कहा जाने वाला जीव असल में ऐसा है कि अपने सामने कभी दूसरे की बढ़त देख ही नहीं सकता। इसीलिए ऐसा रास्ता अपनाओ कि ये आपस में ही एक दूसरे से जलते रहें, लड़ते रहें, मरते रहें और इन पर शासन करना कोई मुश्किल काम ना रह जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए किसी दूसरे की भी ज़रूरत ना पड़े। ये आपस में ही लड़ते भिड़ते एक दूसरे के लिए काफ़ी साबित हों। ये नीति अंग्रेज़ों की थी, लेकिन रास्ता बहुतों को दिखा गई। इस देश के हर नागरिक को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके भी उन पराये अंग्रेज़ों ने राज तो किया, लेकिन सिर्फ उस दिन तक जब तक कि ये सभी फिर एक साथ नहीं उठ खड़े हुए। और जिस दिन ये सभी एक साथ उठ खड़े हुए, उस दिन इन गैरों को घुटनों के बल बैठना पड़ा था। खैर, इतिहास ने तो बता दिया था कि एकता में बल है, लेकिन हम इंसान बस कहलाते रहे, बन नहीं पाए। इसीलिए तो हर बार अपनी इसी कमी से हार जाते हैं। पता नहीं हमें कितनी बार और कितने मंगल पांडे और चाहिए अपनी इस कमी से पीछा छुड़ाने के लिए कि हम मतभेद को मन भेद मानना बंद करें और अपनी लकीर को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों की लकीर को छोटा करने से बाज आएं। मगर हम कर क्या रहे हैं आज? आज हम दूसरों की लकीर को छोटा करने में नहीं लगे हैं, बल्कि उसे मिटाने पर ही उतारू हैं। इतिहास तो अपने आप को दोहरा कर बीत रहा है। अब ये हम पर है कि हम क्या दोहराना चाहते हैं, अपनी ही की गई भूलें या फिर भूलों से सीखे गए सबक। और अगर मन के किसी कोने में ये इतिहास से जुड़ी यादें ताज़ा हैं, तो किसी लंबी चौड़ी कहानी को याद भले ही न रखिए, मगर इतना ज़रूर याद रखिएगा कि जिस मंगल पांडे ने पहला नारा दिया था कि मारो फिरंगी को, दरअसल उन्होंने ये नारा उसके खिलाफ दिया था जो इस देश के इंसानों को इंसान नहीं समझते थे और जो पराई धरती के थे। साथ ही याद रखिएगा उस बूढ़े बादशाह को भी, जिसने कहा था कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। ये कहने वाला मुसलमान शख्स वो नहीं था जो इस देश को लूटने कहीं और बाहर से आया था और आकर लौट जाने वाला था, बल्कि ये वो शख्स था जो यहीं जन्मा था और यहीं की मिट्टी में अपनी मिट्टी को समा देना चाहता था। इस मिट्टी में जन्म कर इसी मिट्टी में समा जाने का हक हर उस शख्स को है जिसने इसे अपना माना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या जाति का हो। ये हक कल भी जायज़ था और आज भी जायज़ है। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।